हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज का वीडियो एकदम हटके होने वाला है क्योंकि अब तक हम हर तरह की फसल की जानकारी देते थे, लेकिन दोस्तों हम जो ये खा रहे हैं ना, अनी खा रहे हैं, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम ये जो केमिकल का उपयोग कर रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पे, आने वाले समय में हमें क्या क्या समस्या होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले। और आज सबसे महत्वपूर्ण इन सब के इलाज यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले और समझेंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 1960 से पहले की फार्मिंग और अब की फार्मिंग में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, एक मतलब मैसिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले और या फिर 1960 ले लो, उससे पहले जो खेती होती थी भारत में वो पारंपरिक तरीके से होती थी, उसमें ना तो कोई किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल खाद का उपयोग होता था, पूर्ण रूप से जैविक खेती वो होती थी। लेकिन आज जनसंख्या का विस्फोट होने के कारण एकदम से भारत की और देश दुनिया की सब जगह की जनसंख्या बढ़ने के कारण दोस्तों अन्न की डिमांड बढ़ने लगी और धीरे धीरे लोग अन्न का मतलब ज़्यादा उत्पादन करने के लिए केमिकल पदार्थों की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक शिफ्ट ला दिया। मतलब अब दोस्तों ये जो एकदम से शिफ्ट आया, हमने केमिकल का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, इससे हमारे जीवन पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आजकल हम देखते हैं, मैं खुद देखता हूं दोस्तों कि यंग एज में, मेरी कोई एज नहीं 18 साल पर, हमें बीमारियां लगने लग गई है। पहले हमारे जो दादाजी वो बताते थे कि बुखार नाम की उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को जल्दी कम उम्र में लगने लग गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जैविक खेती की पूरी चर्चा मतलब करेंगे और जानेंगे आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम जैविक खेती भी कहते हैं, वो आखिर होती क्या है। दोस्तों तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक जो खाद होता है, गोबर का खाद होता है और वर्मी कंपोस्ट होते हैं, और जो फसलों के अवशेष होते हैं, इन सभी जो प्रकृति में पाए जाने वाले चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं फसलों को अच्छे तत्व देने के लिए। और दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल करके हम फसलों को उचित मात्रा में उसे उचित तत्व देते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि जो ये अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, वो एक तरीके से फसलों में फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। और दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखती है और हमारी जो मिट्टी की क्षमता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, उसे भी अच्छे बनाए रखती है। दोस्तों अब हमने ये तो जान लिया कि क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रकृति और आपकी खेती के बीच एक परफेक्ट बैलेंस को बनाकर किया जाता है। इसमें ना तो आप मतलब प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाते हैं और प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का उपयोग करते हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल की खाद, केमिकल के बने हुए कीटनाशक, किसी भी तरह की दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। इनकी जगह आप प्रकृति में ही पाए जाने वाले जो फ्रेंडली कीट होते हैं, जिनको हम फ्रेंडली थ्रिप्स भी कहते हैं, और फिर जो अपने फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम मित्र बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, तो ये सब जो प्रकृति में पाए जाते हैं इनका ही इस्तेमाल हम करते हैं और इनको सीखते हैं हम कि किस तरीके से इनका उपयोग करना है, किस तरीके से आसपास के संसाधनों का उपयोग करना है। और हमारी इसी सीरीज़ में हम आपको ये सब सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात दोस्तों, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर, जो काऊ डग या फिर भैंसों के गोबर इनसे बना होता है, उसका उपयोग करते हैं। जीवामृत का उपयोग करते हैं आप। फिर इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और कई सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, जिनको हम एक एक करके सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से आप बनाएंगे घर के, वो भी हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अब ये जो कीट हैं, ये जो हैं, इन सब से जो हम समस्या देखते हैं हमारी नॉर्मल फसलों में, अगर ऑर्गेनिक करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने ही नहीं लगे तो हमारी फसल कैसे अच्छी होगी। तो इसी के लिए मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको आपके आसपास जो फ्रेंडली कीट्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, उनका उपयोग करना है और किस तरीके से करना है वो आप हमारी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और वहीं दोस्तों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, उससे आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी बेहतर होती है।
क्योंकि दोस्तों जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप उपयोग करते हैं, जो चारे की दवाई आप उपयोग करते हैं, उससे आप पाएंगे आप में से कई सारे लोग किसान ऐसे होंगे जो नोटिस करते होंगे इस चीज़ को कि आपने इस साल चारे की दवाई आपने खेत में छिड़की और अगले साल आप फिर से पाएंगे कि चारा और ज़्यादा मात्रा में उगा है, वो जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब आपको कोई फ़ायदा होता नहीं है, भले आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है, लेकिन दोस्तों आज तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलों के अनुसार काम करना होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के अनुसार हमें काम करना होता है। तो नंबर बाय नंबर वन उन चीज़ों को हम जानेंगे। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ होती है सॉइल टेस्टिंग, यानी मिट्टी की जांच। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराना चाहिए। दोस्तों आप अपनी मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्टिंग आप कहीं पर भी आपके आसपास के एरिया में निजी लैब में करवा सकते हैं, या फिर आप अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी आप सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। दोस्तों सॉइल टेस्टिंग कराने से आपको आपके खेत के बारे में जानकारी हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपके खेत की मिट्टी में किस चीज़ों की कमी है, किस महत्वपूर्ण तत्वों की कमी है, ताकि आप बाद में उपयुक्त खाद देकर उसको जो जिस चीज़ की कमी है उसको भरपूर मात्रा में आपके खेत की मिट्टी में ला सके। दोस्तों तो इसीलिए दोस्तों जो सॉइल टेस्टिंग है, जो पहली चीज़ है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और मैंने आपको बता ही दिया कि आप सॉइल टेस्टिंग कहाँ कहाँ पर करवा सकते हैं, या लैब में करवा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाकर आराम से सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ऑर्गेनिक खाद को बनाना और उसे अपने खेत में इस्तेमाल करना। दोस्तों ऑर्गेनिक खाद को बनाना के कौन कौन से तरीके हैं वो अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक खाद, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है, उसमें आखिर कौन कौन से पदार्थ होते हैं। दोस्तों जो ऑर्गेनिक खाद होता है उसमें प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो पशु का गोबर हो गया, पशु मूत्र हो गया, और जो फसलों के जो अवशेष रह गए हैं, उन सभी पदार्थों का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिक खाद को बनाते हैं। दोस्तों अब दोस्तों हमने ये जान लिया है, दो चीज़ महत्वपूर्ण जान ली है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सबसे पहली सॉइल टेस्टिंग, दूसरी है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि देसी खाद। अब दोस्तों देसी खाद में 3 तरह के ऑर्गेनिक मतलब खाद होते हैं। पहला होता है आपका जो देसी खाद होता है, बिल्कुल देसी नॉर्मल, जो आप हर घर में गांव में बनाते हैं। दूसरा होता है अपना वर्मी कंपोस्ट, और तीसरा होता है ग्रीन कंपोस्ट, जिसे हम हिंदी में ग्रीन खाद भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन तीनों तरीके की खाद को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी जो नॉर्मल देसी खाद होती है उससे, उसको किस तरीके से आपको घर पे बनाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों गाँव में वैसे ही बना ही लेते हैं, सब लोगों को पता होता है, लेकिन आज मैं कुछ एक अलग तरीका आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसको अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गड्ढा तैयार करना है, आपके कितना खाद बनाना है आपको उस अनुसार। उसके बाद गड्ढे के नीचे आपको प्लास्टिक शीट बचा देनी है पूरे गड्ढे में, जिसके बाद उसमें आपके जो फसलों के अवशेष होते हैं, डंठल होते हैं, पत्तियाँ होती है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। नीम के पत्ते डाल सकते हैं, नीम की जो गोली होती है निमोलिया जिसे अपन बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। जिसके बाद आपको खाद डालना है अपना हो, जिसके बाद हो सके तो गौमूत्र अगर मिल जाए तो वो और सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो कई तरीके की वो होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, उनमें काफ़ी मात्रा में रिच होता है गौमूत्र, इसलिए आप वो भी डाल सकते हैं। जिसके बाद आप गोबर वोबर सब डाल के उसमें हल्का सा पानी मिला के और लेवल कर दीजिए, पूरे गड्ढे को भर दीजिए। जिसके बाद क्या करना है आपको 15-20 दिन बाद उसको जो आपका ये मिश्रण बनता है उसको डंडे से थोड़ा हल्का सा हिला दीजिए, जिससे क्या होगा उसके अंदर की जो मीथेन गैस बन रही होगी वो निकल जाएगी। हो सके तो अगर आप दोस्तों है ना, हो सके तो अपने घर पे गोबर गैस लगवा लीजिए। गोबर गैस से क्या होगा, आपको एक तो गैस मिलेगी, जो मीथेन रहेगी वो आपकी वेस्ट नहीं होगी, जिससे आपके घर में आपका खाना वाना सब कुछ बन जाएगा। और उससे जो खाद निकलता है ना साइड से, वो भी बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में भर भर के होते हैं उसमें। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने 15 दिन बाद हिला दिया, उसके 2 महीने बाद एक और बार, मतलब 2 महीने बाद फिर से आपको डंडे से उसको हल्की सी मतलब थोड़ा बहुत हिला देना, जिससे बची खुची और जो भी मीथेन गैस है वो अच्छे से निकल जाए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आवश्यकता अनुसार आप उस खाद को यूज़ कर सकते हैं अपने पेड़ पौधों में, अपने जो भी आपने मतलब फसल लगाई है उन सब चीज़ों में। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो दूसरी तरह की खाद होती है वो होती है वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म मैन्योर, जिसे हम केचुए की खाद भी बोलते हैं।
तो दोस्तों जो केचुए होते हैं उन्हें किसानों का मित्र माना जाता है, क्योंकि जो केचुए होते हैं वो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसे हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद बनाने के लिए आपको 2 से 5 किलो केचुए की आवश्यकता होती है, नीम की पत्तियां की आवश्यकता होती है, गोबर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद लास्ट में एक प्लास्टिक की शीट की भी आपको आवश्यकता लगेगी। दोस्तों केचुए की खाद बनाने के लिए आपको छायादार और नम वातावरण की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आप इसे उस जगह बनाए घने पेड़ों के नीचे बना सकते हैं या फिर आप छप्पर के नीचे भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जिस जगह भी आप ये वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद बना रहे हो उस जगह के आसपास जल की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए और उस जगह जल निकासी की भी अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों अब हमने ये तो जान लिया वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अब उसकी फटाक से एक प्रोसेस को जान लेते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो आपने जो प्लास्टिक शीट ली थी उस पर आवश्यकता अनुसार जितना आपको खाद चाहिए उस हिसाब से गोबर, उसमें नीम के पत्ते और उसमें केचुए खाद मिला दें, जिसके बाद उसमें ना पानी छिड़कें, यानी कि उसमें मतलब नमी बनाएं आपके गोबर में, ताकि आपके जो वर्मी वर्म्स हैं, जो केचुए हैं, वो जिंदा रह सके और वो अपनी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसको तेज बढ़ा सकें, तेज कर सकें। दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक्स होती है जो आपकी फसलों को विभिन्न तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में आपकी फसल को मतलब शक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए भी जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो आपकी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो वर्मी कंपोस्ट है ना बिल्कुल रफ में फटाक से जाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है। इसके लिए एक बिल्कुल डेडिकेटेड, फुली डेडिकेटेड वीडियोज़ लाएंगे जिसमें हम आपको भरपूर मात्रा में बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे कि आप अपने घर पर इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो वो वीडियो फ्यूचर में आएगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो तीसरी तरह की खाद होती है वो होती है हरी खाद, जिसे हम ग्रीन कंपोस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो हरी खाद होती है यानी जो ग्रीन कंपोस्ट होती है हम उसे कैसे हमारी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप जिस खेत में अपने फसलों का उत्पादन कर रहे हैं उसी खेत में आप बारिश होने से पहले ढेंचा, लोबिया और मूंग इन सभी चीज़ों की बुवाई कर दे और फिर 30 से 60 दिनों के बाद इनकी जुताई कर दे। तो इनसे जुताई करने से क्या होगा कि जो वो फसलों के जो अवशेष रहते हैं ना, इन सभी जो बुआई करने के बाद इन फसलों के जो अवशेष बचेंगे जुताई करने के बाद वो आपके खेत में ही मिल जाएंगे, उसके बाद वो सड़ जाएंगे, फिर वो एक तरीके से आपकी जो सोइल है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, मतलब एक तरीके से वो खाद का ही काम करेगा। दोस्तों ये जो ग्रीन कंपोस्ट होती है इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर जैसे अनेक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपकी फसल की, आपकी जो मतलब ये ज़मीन होती है उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और उनमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं आपकी मिट्टी में, जिससे फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। मैं जानता हूँ कि एक दिन में किसान ना तो फर्टिलाइज़र उपयोग करना छोड़ेंगे, ना ही अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों हम धीरे कर करके हम इस चीज़ को मतलब प्रयत्न करेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे ताकि एक चेंज क्रिएट हो। और वीडियो के माध्यम आप जानते ही यार इन वीडियो से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आपका भी ये जो पर्यावरण को बचाने में, अच्छा हेल्दी खाना खाने में आपका भी थोड़ा योगदान हो, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो यार। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि अपना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब में ज़बरदस्त फैला दो यार। एक दोस्त तक आप तक पहुंचनी चाहिए बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये है मेरा दोस्त अभिषेक, इसको इस वीडियो में आज फीचर किया है। हम सब मिलकर ही वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताओ यार, जो हमने ये चेंज किया है ना कि कुछ पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ भाई ने एक्सप्लेन किया है, तो ये अच्छा लगा कि नहीं आपको, तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है पढ़ा लिखा किसान उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं।